काश बेटी की विदाई के वक्त मैंने यह ना कहा होता। ये क्या हाल बना रखा है बेटा। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखो। वॉकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने अचरज कर बोला। पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाती। मेरा ससुराल बड़ा परिवार है। बड़ी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही मेरी देवरानी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। नैन्सी ने अपने बिखरे बालों को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश की और अपने पिता को समझाया। बड़ी बहू का मतलब यह नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान ना रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान ना रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें लाल हो गई थी। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को रोने की इजाजत नहीं दी। तभी नैन्सी की सास आ गई। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में। नैन्सी बहू, तू थोड़ा इसको छोड़कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वॉकर छोड़ने का नाम नहीं लेती। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी देवरानी उठाते हैं। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। नैन्सी की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। विनय जी अपनी मंझली बेटी नैन्सी के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले नैन्सी की शादी एक बड़े परिवार में की थी। नैन्सी की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों पहले ही टूट गया। इसलिए विनय जी ने नैन्सी का विवाह बहुत सोच समझ और जांच परख कर किया था। नैन्सी के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक थे। कुछ दिनों के बाद अपनी तीसरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। नैन्सी ने भी कभी फोन कर कभी भी कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की, ना ही अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र किया। इतने दिनों में सिर्फ एक बार मायका आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखी। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संपन्नता नजर आई। आज विनय जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में नैन्सी के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वह नैन्सी से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह नैन्सी को पहचान नहीं पाए। पाँव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त नैन्सी वॉकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी नैन्सी की सासू माँ की बातें सुनकर हैरान थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की इस हालत पर उसकी सास उसको ताना दे रही है। नैन्सी को दर्द है तभी तो सहारे से चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, और जब रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही है, जिसे उन्हें और तुम्हारी देवरानी जी को करना होता है। विनय जी ने नैन्सी के सिर पर हाथ रखकर बोला। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी देवरानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरी शादी होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकर को हटा दिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं बड़ी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बनकर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। नैन्सी अपने पिता के आगे ज्यादा देर कठोर न बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारी संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में ना आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं। पापा, वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है।
इसलिए वह सबके हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। नैन्सी बोली, बेटा घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है ना। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? ये तो घरेलू हिंसा है ना, विनय जी ने दुख से कहा। पापा दीदी के तलाक के बाद उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया। कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त आपने यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरा पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया, नैन्सी ने दबी आवाज में विनय जी के गले लगकर कहा। विनय जी गलानी और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा, काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी के तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। काश उसे सुनते। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। नैन्सी की सास फिर से ताना मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पांव लेकर काम कर रही है, वह भी सहारे से। क्या आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता आया था, जब नैन्सी का रिश्ता आया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं। जब नैन्सी का रिश्ता लाए थे तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं। कहाँ गए सब के सब? विनय जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। विनय जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा घर है, आपका कबाड़ खाना नहीं। नैन्सी की सास बोली। आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला और आप लोग इसे वॉकर देकर काम करवा रहे हो। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेंट डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोलकर विनय जी ने नैन्सी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। नैन्सी की देवरानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसके देवर जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई और माफी की गुहार कर रही थी। नैन्सी के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार घबरा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने गलत ना किया होता। उनको गलत करने वालों को भी पता होता है ना कि उसका यह काम गलत है, परंतु एहसास तभी होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है। दोस्तों, अपनी नाजुक सी बेटियों को गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ साथ उसे सही गलत समझने की कला भी सिखानी चाहिए। ये कोमल कली कहीं तूफान के थपेड़ों को अपना भाग्य न मान ले। बेटियों को शादी के उपरांत पराया न करे, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा अपनापन दे, ताकि वह अपने दुख दर्द को आपको बेहिचक बताए। बेटियों के ससुराल में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी सही नहीं, पर जरूरत से ज्यादा उसके ससुराल पर भरोसा भी सही नहीं। धन्यवाद।